चलिए, अब चलते हैं सेट नंबर हम चलेंगे। बता देता हूँ सेट नंबर अब चलेगा। हिंदी का चल रहा है 70 नंबर बीपीएससी ईएडी का डीओ का 6 सेट नंबर 6 चलेगा। जानता हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम और कितना इंपॉर्टेंट है जॉब, तो हम वैसे कंटेंट नहीं पढ़ाते जो व्यर्थ का जाए। मैंने आर्टिकल जो है अनुच्छेद 101 से लेकर 395 तक पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आर्टिकल से सवाल बनते ही बनते हैं, तो एक भी छोड़ा नहीं है मैंने। दूसरी बात, संविधान संशोधन भी पढ़ाऊँगा, एक-एक का सवाल का जवाब मैं तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्ज़ामिनर कभी भी कहीं से भी दे देता है, तो हम पूरा क्यों ना संविधान संशोधन पढ़ लें भाई, क्यों छोड़े, है ना? तो ये टारगेट रहता है मेरा, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं। किसी हल्का हो क्वेश्चन तो भी उसे छोड़ना नहीं, हार्ड हो तो भी नहीं छोड़ना है। मतलब हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना है। तो चलिए इस पे बकवास करते हैं और छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। और छठा प्रश्न में पहला क्वेश्चन मतलब छठा सेट का पहला प्रश्न, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी पैठ, लोक जो उक्ति है का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो एक बात जान लीजिए, जिन ढूंढा तीन पहिया गहरे पानी में पैर, मतलब इसका भावार्थ अगर समझे कि जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम या प्रयास करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। मतलब सफलता या परिणाम जो कहिए अवश्य मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, मतलब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस लोकोक्ति के अर्थ के अनुसार है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन-सा शब्द जो है पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द अगर आपसे पूछे तो पूत बता दीजिएगा। पूत का मतलब क्या है कि अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। समझ गए? तो पूत ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पूत। ये आपका सही शब्द है। पूत कपूत सुने हैं ना? चलिए तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है एकत्र का विलोम है? विलोम का मतलब उल्टा। तो एकत्र शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा, एक जगह, है ना? जमा होना। लेकिन इसका विलोम शब्द अगर पूछे तो एकत्र का विकीर्ण, ठीक है? विकीर्ण बोल दीजिए, जिसका अर्थ होता है फैला हुआ। तो विकीर्ण, विकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ, एकता, ये सब जो है एकत्र का अनेकार्थी शब्द है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव मतलब हमारे शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। बताइए। तो विसिक, विसिक जो है ये शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है? लेकिन हाँ, कामारी, अंतक, सोमेश्वर ये सब जो हमारे शंकर का एक तरह से रूप है। कामारी कामदेव के शत्रु हैं, याद रखिएगा। अंतक जो है अंत करने वाले, सोमेश्वर मतलब चंद्रमा के ईश्वर मतलब भगवान शिव, ये सब पर्यायवाची हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे महादेव, शंकर, शंभू, नीलकंठ, त्रिलोचन, चंद्रशेखर ये सब नाम है हमारे शिव का। और विशिक इस समूह से भिन्न है, बहुत अलग है, इसलिए ये अलग हो गया। विशिक का अर्थ ऐसा होता है बाण, तीर, सर ये सब। तीर धनुष वाला बाण जो होता है ना वो। चलिए 5वें प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन-सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इनमें से कौन-सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इस ऑप्शन को देखना है और बताना है कि क्या होगा। बताइए, कमेंट कीजिए। बताएँगे? तो हम बताएँगे कि यहाँ पे लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। क्या ये वाक्य सत्य है? तो एकदम सत्य है। क्योंकि यहाँ जो है 2, याद रखिएगा, 1 से अधिक है 2, तो ये बात तो सही है कि लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी ये नहीं सही है। 2 मतलब बहुवचन के रूप में हम रखेंगे इसे, तो चिट्ठियाँ हो जाएगा। मतलब चिट्ठियाँ, चिट्ठी नहीं। वैसे ही उच्चारण करते समय फन थोड़ा कर देता हूँ। छठा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन-सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य अगर पूछे, मतलब शुद्ध शब्द पूछे कौन-सा है बता दीजिए। तो हम बताएँगे वर्तनी की दृष्टि से अगर हम शुद्ध देखें शब्द, तो इंद्र ब्रजा, ये जो है हमारा सही है। इंद्र ब्रजा कहाँ है? बता दीजिए। यहाँ है, ए है कि बी है, डी है, सी है, क्या है? ए वाला सही होगा। इंद्र ब्रजा, ये इंद्र नहीं होगा, क्योंकि द्र नहीं है इसमें ना। और बहुत सारे आप छाट सकते हैं इंद्र ब्रजा।
चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन-सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है। तो शुद्ध शब्द की बात करें, तो देखिए शुद्ध शब्द आपको देखना होगा, तो दर्शनाभिलाषी, अंत में जो मूर्धनी ष आपको दिख रहा है, यही आपका सही है। दर्शनाभिलाषी, विलासी, है ना? ये हो गए। तो ये भी आपका सही है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करेंगे। और भी ऐसे कारण हैं कि क्यों ऐसा माना, क्यों नहीं माना, तो ये सब बताएँगे बाद में। 8वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी मतलब शुद्ध बताना है, इसमें से कौन-सा सही है बोलने में। तो हम वर्तनी की दृष्टि से देखें, बोलने की दृष्टि से देखें, तो द्वारका, द्वारका हमारा किसका है? कृष्ण का है, कृष्ण का है, समझिए द्वारिका, द्वारका, तो द्वारका ये सही उच्चारण है। हम लोग जैसे द्वारिका बोल देते हैं, जैसे द्वारिका ये सही नहीं है, नहीं ये सही है, द्वारका है। द्वारिका अलग चीज़ है कि बोल देते हैं द्वारिका, तो द्वारिका लिखा हुआ भी सही है, लेकिन शुद्ध वर्तनी में द्वारका बोला जाता है। बहुत से लोग इसे द्वारिका लिखते हैं या बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। द्वार शब्द में जो देखा जाए तो का प्रत्यय लगने से द्वारका हो जाता है ना? जिसका अर्थ होता है द्वार वाला स्थान, प्रवेश द्वार। भगवान कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी का नाम है द्वारका। समझ गए? तो द्वारका याद रखिएगा। द्वारका हम लोग तो बोल देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं 9वें प्रश्न का, थोड़ा बहुत। इनमें से कौन-सा समास है? बताइए। थोड़ा बहुत शब्द आएगा, तो इसमें से कौन-सा समास आप बताइएगा? तो थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं, वो द्वंद्व समास का अनुभव करवाता है। क्यों? थोड़ा बहुत, घास-फूस, है ना? ये सब द्वंद्व की बातें करता है। एक दूसरे के द्वंद्व की बात करता है, तो द्वंद्व तो है, लेकिन अब द्वंद्व है तो कौन-सा द्वंद्व है? ये भी तो सवाल आ गया। सोचिए समास इतना छोटा नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं। अब द्वंद्व में कौन-सा द्वंद्व है? तो वैकल्पिक द्वंद्व भेद है। तो वैकल्पिक द्वंद्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। ये वैकल्पिक द्वंद्व है। और सही बात है। थोड़ा या बहुत बनता है, ये वैकल्पिक द्वंद्व के दौरान लगता है। क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम हैं, उल्टा है, इसलिए वैकल्पिक हो गए। थोड़े से अर्थ निकलता है, जैसे घास-फूस। घास तो है, फूस भी होगा, तो घास से बनता है ना फूस, तो ये अलग हो गया। चलिए 10वां प्रश्न है, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो निरीह, निरीह का शब्द जो है वो आगे तो विसर्ग संधि है, ये क्लियर हो गया। अब विसर्ग संधि है तो इसको विसर्ग संधि के रूप में तोड़िए, बताइए। तो इसमें निह और इस हो जाएगा, विसर्ग मतलब बिंदु वाला सेंस आ जाता है। तो निह जोड़ इस कहाँ है? ऑप्शन नंबर हाँ बी में है। तो ये आंसर आपका हो गया। चलिए 11वें प्रश्न को देखिए और बताइए। 11वां प्रश्न है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई वाला शब्द आ जाए तो लड़ाई में आई जो है प्रत्यय है, आई, ठीक है? लड़ जोड़ आई मतलब लड़ाई। डी आंसर इसका कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है। अब बताइए, ठीक है, ये समझ गए तो 12वां प्रश्न बताइए तो। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो कर्मक क्रिया है, तो ये जो कर्म कर्म पद है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि सकर्मक है, पॉजिटिव है, मतलब कर्म पर ध्यान दीजिएगा तभी तो आपको वो फल मिलेगा। इससे सकर्मक कर्म पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए, आगे चलिए, आगे देखिए। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो जो क्रिया हो रही है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि अभी क्रिया हो ही रही है ना, पूर्ण तो हो ही नहीं है कि भाई हम हाँ, ये काम हो चुका है या हो रहा है। तो हो रहा है जैसे ही लगा हुआ तो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। 14 प्रश्न है कि राम बाजार जा रहा है। अब राम बाजार जा रहा है तो अभी जा रहा है, मतलब अपूर्ण है अभी, है ना? लेकिन ये बताइए कि संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? मतलब रूपांतरण करिए। राम बाजार जा रहा है और संदिग्ध है। संदिग्ध है मतलब अनुमानित है कि वो बाजार गया है, भूतकाल में ही बताना है, लेकिन पास्ट में बताना है, तो कैसे बताइएगा? तो हम बताएँगे कि राम बाजार जा रहा है मतलब होगा, इसका अर्थ कि राम बाजार गया होगा। अभी संदिग्ध भूत है ना, भूतकाल है, मतलब संदिग्ध में है, मतलब गया होगा। अब गया कि नहीं गया हम ये नहीं जानते, लेकिन गया ही होगा, ऐसे बोल दीजिए। तो ये हुआ हमारा संदिग्ध भूतकाल। हर जीवन में हर इंसान के लिए पास्ट हमेशा होता है और हर इंसान को पास्ट हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट से सुधार करने की संभावना बनी रहती है। ठीक है? तो याद रखिएगा। तो कोई भूल, कोई गलती होने से पहले अपने पास्ट को अवश्य याद रखिएगा। कई लोग बोलते हैं हम पास्ट भूलना चाहते हैं, नहीं भूलना है। भूल गए तो फिर तो वही गलती दोबारा दोहराने की संभावना हो सकती है।
इसलिए कोई भी कमी या कोई भी पास्ट ना भूलें। ये ज़रूरी है अपने जीवन के लिए। सभी को बता रहा हूँ, दुःख का कारण यही है कि पास्ट भूलकर नया शुरुआत करते हैं, फिर वही में फँस जाते हैं। तो समझ-बूझ कर करेंगे। प्रश्न की बात करें, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन अगर आपसे पूछे, तो क्या बताइएगा? छाया होगा। छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होगा। इसमें कोई नहीं, छाया, माया, क्षमा, प्रजा ये सब जो है अपने एक तरह से क्या है, एकवचन और बहुवचन दोनों में काम आता है। समझ गए? और आगे तो शायद तो हम जान गए स्त्रीलिंग शब्द है। छाया, माया, क्षमा, प्रजा सब स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है। चलिए, 16वें प्रश्न की बात करें, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन-सा कारक है? तो श्याम पेंसिल से लिखता है, इसका कारक बता दीजिए। तो भाई श्याम पेंसिल से लिखता है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम क्या बताएँ? तो हम बताएँगे से, ये जो शब्द है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और से है मतलब कि करण कारक है। क्या ये बात सत्य है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इस विभक्ति का चिन्ह से है या के द्वारा है। मतलब पेंसिल के द्वारा लिखता है या से लिखता है। ठीक है? अगर पेंसिल के द्वारा लिखता है तो करण कारक होगा। से के द्वारा भी लिखेगा तो करण कारक होगा। याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपका पेंसिल की सहायता से हो रही है। ठीक है? इसलिए पेंसिल से जो है लिखा हुआ है उसमें करण कारक होगा। ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे अर्थ होंगे लेकिन इसमें करण कारक होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा अप्रदन कारक में भी से विभक्ति आती है, लेकिन वहाँ उसका अलग तुलना किया जाएगा। ठीक है? ना कि इसी से जोड़ दिएगा तो अलग है वो अप्रदन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 17वां प्रश्न की बात करें। 17वां प्रश्न है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय मतलब अव्यय का उदाहरण कौन-सा है? तो संबंध सूचक के अव्यय का उदाहरण अगर पूछे, तो बताना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्यों के दूसरे शब्द से बताता है या बताते हैं। तो वाक्य में जो है, के बिना जो शब्द है, मतलब के बिना कहाँ पे? तो देखिए, बता देते हैं। ये ऑप्शन देखिए ए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ये जो है उदाहरण आपका संबंध सूचक है। सही बात है। धन के बिना काम कैसे होगा? नहीं होगा, कोई मदद भी नहीं करता। इसलिए जीवन में हर लोग धन कमाना चाहता है क्योंकि धन आज के कलयुग में धन है तो सम्मान है। धन नहीं तो कोई सम्मान नहीं। अगर कोई भी आपकी कद्र करता है, या बड़ी फैमिली हो, या आपके बाहर के लोग हों, या आपकी प्रेमिका हो, तभी आपको वैल्यू है जब आपके पास धन है। तो इसलिए अपने आप को खुद बनाइए, एक ऑरा बनाइए कि उस ऑरे से जीवन जी सके। समझ गए? पावरफुल बनिए, किसी के गुलाम नहीं। पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिव रहेगा अवश्य होगा, ये नलिन अकेडमी बोलता है आपको, जॉब होगा। बस लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। समय लगेगा लेकिन होगा अवश्य। समस्या तो जीवन का अंत है ही नहीं। समस्या है तभी शुरुआत है, ये मान के चलना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 18वें प्रश्न को देखिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए। बताएँगे? तो हम बताएँगे यहाँ पे जो ऑप्शन है ओजस्वी ओजस्वी, ये शब्द जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा भाषण के लिए। उपयुक्त विशेषण है ओजस्वी। ठीक है? कोई दिक्कत? ओजस्वी का अर्थ ही होता है कि ओज से भरा हुआ, यानी प्रभावशाली, जोशीला, ठीक है? या वीरोचित मतलब ताकतवर, दिमाग से तेज, योद्धा, ये कह सकते हैं। यह एक अच्छा भाषण श्रोताओं में जोश और प्रेरणा भर देता है। उसी को कहा गया है ओजस्वी, है ना? तो मोटिवेशन जैसे हम लोग का डायलॉग जो है ना, विटामिन डी, विटामिन ई मतलब विटामिन का काम करता है। किसी का मोटिवेशन शब्द हम लोग को पावर बनाता है। समझ गए? चलिए, इसलिए कभी-कभी हम भी दे देते हैं कि कहीं मेरा वाला काम आ जाए। चलिए, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन-सा है? बताइए। तो इनमें से क्रमवाचक का उदाहरण, इनमें से अगर पूछे क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? बता दीजिए। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे क्रमवाचक विशेषण जो है संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है।
जो वस्तु या वस्तुओं के क्रम को बताता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब जो है बताया गया है, जिसमें दूसरा क्रम का बोध करा रहा है। मतलब यहाँ पे दूसरा शब्द जो लिखा हुआ है, ये आपका क्रम का बोध होता है। दूसरा, चौथा ऐसे होते हैं ना, इसमें पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा ऐसे लिखा हुआ है, जिसमें दूसरा जैसा शब्द है। ये सब नहीं, दोनों, दूना, दो नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब शब्द लिखा रहेगा तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण मानेंगे। क्लियर? 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है संयुक्त सर्वनाम। नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? इनमें से कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक एक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी बनाई है। बताइए। तो ये जो नाम था वो रूसी विद्वान थे। डॉक्टर दिम सित्स नाम है। दिम सित्स, ठीक है? सित्स, ठीक है? तो दिम सित्स नाम है इनका, डॉक्टर दिम सित्स, रूस के वैज्ञानिक है। यही बताया है। चलिए, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कोई आ रहा है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। 21वां प्रश्न में कोई आ रहा है, इसमें कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम बता रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो? 22 बताइए। 22 बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं? है। मनुष्य जो है एक तरह से वो पूरे विश्व को संबोधित करता है। ऐसे मोहन, कृष्ण, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा में आता है, इसलिए मनुष्य जो है जातिवाचक में आता है। 23वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन-सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव मतलब हिंदी शब्द इसमें चुनना है। तो पंडित क्या तद्भव है? क्या है बताइए? तो इसमें आंसर बताना है तद्भव शब्द में अगर बात करें, जिसमें संस्कृत से उत्पन्न हुए हुए हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तित होके हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, तो उसी को तद्भव कहते हैं। तो 23वां प्रश्न में कोयला। कोयला जो है हमारा, यही आंसर आपका सही होगा क्योंकि तद्भव का इंडिकेट करता है। और पंडित, पठन, कपि ये सब का तत्सम शब्द है। ठीक है? 24 की बात करें, इनमें से जो है अमानक वर्णों का विकल्प कौन-सा है? अमानक वर्णों का विकल्प अगर आपसे पूछ रहा है, तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए? अमानक, ठीक है? तो इसमें जो भ है, ये अमानक वर्ण है। क्या है? भ। भ जो है अमानक है, क्योंकि ये पुराना रूप से है। भ जो है, अमानक का मतलब होता है पुराना रूप। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? तो देश प्रेम का अंकुर किसमें है? सभी पशुओं में, सभी पक्षियों में, सभी प्राणियों में या सभी मानव में? देखिए, सभी प्राणियों में बोलिए, क्योंकि इसमें पशु-पक्षी दोनों आ जाएँगे, तो प्राणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है? 25 का सी। सभी प्राणी मतलब पशु-पक्षी सब आ जाएँगे, सभी को अपना एरिया पसंद है भाई। 26 है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? सच्चा देश प्रेमी यही है कि भाई मेन जो समस्या है, उस समस्या में हम युद्ध करेंगे। किसी भी कसौटी पे हम खड़ा उतरेंगे। समझ गए? तो परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरना, यही देश प्रेम है। 27वां प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश प्रेम से यही है कि हम जो भी हैं, स्वाभाविक ममता है। हमें देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममता होता है। जिस देश में आप रह रहे हैं, उस देश से आपको प्रेम होना चाहिए क्योंकि उससे प्रेम है तभी ममता है। तभी तो आप उस धरती पे विनाश नहीं करिएगा, कुछ अच्छा करके जाइएगा। समझ गए? ये है। चलिए 28 28 की बात करें, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन-सा है? अर्धविराम का चिन्ह अगर आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। तो अर्धविराम तो हम बताएँ ना कि एक ऊपर बिंदु एकदम गोल रहेगा और नीचे गोल से थोड़ा-सा कट जाएगा, तो अर्धबिंदु मतलब अर्धविराम, ऑप्शन नंबर सी। ये पूर्ण विराम है, क्या है बताइए तो? 29 सवाल। चलिए 29, अल्पविराम कौन था? ये रहेगा, सिर्फ़ ऐसे रह जाएगा तो अल्पविराम। ये लाइन हो जाएगा तो पूर्ण विराम, ठीक है? ये बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कहिएगा। और कॉलम जिसे बोलते हैं? किसे बोलिए बताइए? पूर्ण विराम? चलिए, 29 बताइए जल्दी। 29 का इनमें से कौन-सी बोली जो है अर्धमगधी अपभ्रंश से निकलती है? अब अर्ध मतलब अर्धमगधी अपभ्रंश से निकलती है, बताइए। भाषा का एक स्वरूप है, बताइए। तो जैसे पूर्वी हिंदी हम लोग जो बोलते हैं, उसका विकास हुआ है। 3 प्रमुख बोली हैं।
समझ गए? जैसे अवधी हो गया, आपका बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब जो है अर्धमगधी अपभ्रंश में आता है। बिहार का कौन-सा था बताइए तो? मगधी भाषा है ना जी, तो बिहार का है ना? तो कौन से अपभ्रंश में आता है? प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो बघेली आ गया, है ना? बघेली जो है, ये है अर्धमगधी अपभ्रंश में आता है। पढ़े होंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब जो है अर्धमगधी है। हिंदी में इसका मिक्सअप रहेगा। आधा मगधी रहेगा, आधा उसका अपना एरिया का रहेगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन-सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी जो हिंदी है, उसके अंतर्गत कौन-सी बोली नहीं आएगी? तो पूर्वी चले जाइए। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो होता है, उसे ही तो अर्धमगधी अपभ्रंश कहते हैं, है ना? तो बताइए, तो जैसे अर्धमगधी अपभ्रंश, तो अब अवधी अपभ्रंश में कौन था? देखिए अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये सब जो है क्या है? पूर्वी हिंदी है। क्यों? क्योंकि ये अर्धमगधी अपभ्रंश से बना है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी हमारा बिहार का है, तो ये मगधी वाला अपभ्रंश में आएगा, ठीक है? पूरे मगधी, भोजपुरी, ये हो गए। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है, अगर मेरा पहला सेट से लेके 5 सेट तक देख चुके हैं, तो इसमें आपको ये सारे सवाल जो बने हुए हैं, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलते आ रहा होगा, समझ गए? और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश करके, आप देख लीजिएगा। और याद रखिएगा डेली रात को 10 बजे अपलोड होता है और नहीं तो दिन में 8 बजे अपलोड होता है, ज़रूर देख लीजिएगा, आप ही के काम आने वाला है। ठीक है? अगर मैं बात कर लूँ 31वां प्रश्न का कि इनमें से किस राज्य की प्रमुख राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इनमें से किस राज्य की प्रमुख राजभाषा हिंदी नहीं है, बता दीजिए। तो प्रमुख राजभाषा अगर देखा जाए तो छ झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। क्या लगता है झारखंड में हिंदी है? बताइए। 31 का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा असमी आपको राजभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन असम में जाइए तो हिंदी आपको मिलेगा। चलिए 32 है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो देखिए जी शंकर कुरुप को मिला था, मलयालम जो भाषा है उसमें लिखे थे ये, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हमारे न दूसरे नंबर पे बताया जाता है स्मितानंद पंत को बताया जाता है। लेकिन चलिए उनकी बातें बाद में करेंगे। आगे तो 1965 में मिला था, मलयालम लेखक हैं, जी शंकर कुरुप हैं, याद रखिएगा। और ये हो गया। आगे चलिएगा 1968 में तो हम बता ही दिए थे सुमित्रानंद पंत को मिला था। ये सेट नंबर 3 में आपको इसका दोबारा चर्चा था, लेकिन उसमें पूछा था कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? तो सुमित्रानंद पंत हम लगाए थे। इसमें आपको जी शंकर ग्रुप की बात हो विधि या विधा की रचना है। तो कविता का अर्थात का मतलब होता है आलोचनात्मक, आलोचना जो होता हो। तो आलोचनात्मक संबंधित जो किताब लिखते थे, कृति लिखते थे, उनका नाम था परमानंद श्रीवास्तव। इन्हीं के द्वारा एक रचित है, जिसका कविता का अर्थात बताया गया है। ठीक है? नामक आलोचनात्मक नामक कविता लिखा करते थे। इस सेंस में बताया जाता है कि कविता एक एक तरह से आलोचनात्मक है। अब 34वां प्रश्न है, इनमें से कौन-सा नाम जो है मिश्र बंधु बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है तो देखिए, मिश्र बंधु मतलब एक कहानी है कि 3 भाई थे, इसलिए मिश्र थे नाम। हर नाम में मिश्र था, जैसे गणेश बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं। तो ये तीनों एक तरह से मिले हुए थे और तीनों मिलकर एक विनोद नामक एक क्या किए थे? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसलिए देखा जाए तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव जो हैं बिहारी मिश्र, ये मिलकर लिखे थे। इसलिए इनका जो विख्यात लिखा गया, नाम लिखा गया है, फेमस हुए हैं, मिश्र बंधु के नाम से हो गए। तीनों मिलके लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। लेकिन कृष्ण बिहारी का नाम नहीं है, क्योंकि इस समूह में शामिल नहीं थे। कृष्ण बिहारी थे, लेकिन कृष्ण बिहारी इस समूह में शामिल नहीं थे। हिंदी में योगदान इनका भी है, ऑप्शन नंबर डी। तो नहीं पूछ रहा है तो नहीं डी होगा। चलिए, अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें, इनमें से अपेक्षा के जो है संपादक कौन थे? तो इनमें से अपेक्षा का संपादक जो पूछा जाए कौन थे? तो एक अपेक्षा जो है एक साहित्यिक पत्रिका है, ठीक है? और इसके संपादक जो थे तेजस सिंह थे। तेज सिंह बोला जाता है, तेजस सिंह नहीं तेज सिंह। तो तेज सिंह बता देंगे। चलिए, ये सामाजिक सुधार के लिए ये लाए थे। 36 क्वेश्चन नंबर है कि भाषा संवर्धिनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी अगर आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएँगे इसकी स्थापना 1877 में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा अलीगढ़। लेकिन इसके कौन थे? बाबू तोताराम नाम है जो लाए थे। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 37 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद से नहीं
मतलब प्रेमचंद ने नहीं किया है या प्रेमचंद द्वारा नहीं किया गया है। सुधा किया गया है, क्या लगता है आपको? बता दीजिए। तो हम बताएँगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा मर्यादा, माधुरी, जागरण ये सब जो है प्रेमचंद का एक पत्रिका है, संपादन किया गया है। लेकिन सुधा नहीं किया गया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना? याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है, आलनवंतव धर्म का साधारणीयकरण होता है। पंक्ति जो है किस विद्वान की है? तो बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए, 38 का आंसर का जवाब दीजिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रामचंद्र शुक्ल थे। चलिए, अगर बात करें 39 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 39 है जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता का कल्पना की जाती है। वह कौन-सा अलंकार होगा? जिसमें उपमेय और उपमान दोनों वाक्य भिन्न हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अगर निकाला जाए वाक्य का तो समानता होगा और समानता में वो भी कल्पना के आधारित पे एक जैसा लगेगा। तो वो कौन से अलंकार के कारण लगेगा? बताइए। तो इसमें जो है देखा जाए उपमेय मतलब होता है प्रस्तुत और उपमान मतलब होता है अप्रस्तुत मतलब प्रस्तुत नहीं किया जाए। लेकिन इसका मिक्सअप कब होगा? असंभव है, लेकिन कब संभव होगा? जब कल्पना में होगा, संबंध बनेगा, कल्पना द्वारा रचित होगा। ऐसे याद रखिएगा। तो निदर्शन, निदर्शना कहिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा निर्दर्शना। चलिए 40वां प्रश्न है कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों का योग से बनता है? तो कुंडलियाँ छंद जो है, वो बताइए कि 2 छंद मिलके बनता है, तो कौन-कौन छंद मिलके बनता है? तो इसमें दोहा और रोला, ये दोनों मिलकर बनते हैं, ठीक है? अब प्रत्येक चरण में याद रखिएगा 6 पंक्तियाँ होती है। पहली 2 पंक्तियाँ दोहा होती है और बाद में 4 पंक्तियाँ जो होती है रोला होती है, इसलिए 6 हो जाता है। तो दोहा और रोला, ऑप्शन नंबर ए। 41 प्रश्न की बात करें 41 प्रश्न है आप कौन-सा सर्वनाम है? तो आप जो हैं किसी को हम बोलते हैं ना आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो ये बताइए। तो आप जो है हमारा निजी है, जो हमारे एकदम पर्सनल हैं, उन्हें हम बोलते हैं आप, सम्मान देते हैं, है ना? नहीं तो फालतू तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो अपना है, जिसे अपना मानते हैं आप, निजी सर्व नि निजीवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजीवाचक सर्वनाम। तो यही आप हमारा सर्वनाम जो है निजी है, पर्सनल है ना जी। चलिए जैसे हम आप लोग के लिए आप का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग, तो क्या है? आप लोग मतलब मेरे निजी वाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, हमेशा मेरा शब्द सुने होंगे, आप नहीं तो हम नहीं, मतलब आप मेरे निजी वाचक सर्वनाम में आते हैं, आपके बिना कुछ नहीं है मेरा, तो पर्सनल हुए ना मेरे, निजी हुए ना? यस। 42 निम्नलिखित में से वार्तेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद अगर पूछे आपसे ना, बहुत सिंपली आप जवाब दीजिए कि भाई हाँ, भारतेंदु जी का हम जानते हैं भारत जोड़ेंदु, भारतेंदु जी हो जाएँगे। इसमें क्या है? और स्वर संधि के रूप में है ना? तो भारत जोड़ तेंदु मत करिएगा, इंदु करिएगा। तो कहाँ पे है इंदु? यहाँ पे है भारत जोड़ इंदु। तो 2 को भारत जोड़ इंदु हो गया जी, ये भारत जोड़ इंदु। सी और डी दोनों दे देता है, यही गड़बड़ कर देता है। तो सी को नहीं, डी को सही लगाइएगा क्योंकि भारत जोड़ इंदु ये भी सही है, ये भी सही है, देनी है। चलिए कोई बात नहीं। आगे चलिए। 43 क्वेश्चन नंबर है 43 क्वेश्चन नंबर है इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि का मतलब इत जोड़ आदि होगा। अब आदि होगा क्या या आदि होगा बताइए? बताइए 43 का क्या जवाब दीजिएगा? तो हम बताएँगे भाई इति जोड़ आदि होगा, इति जोड़ आदि होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि, इत्यादि ये संधि विच्छेद इसका करेक्ट है इति जोड़ आदि। ठीक है? 43 अब बात करते हैं चलिए, अब आ गए हम 44 क्वेश्चन नंबर कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो कर्मधारय समास का चयन करने के लिए कर्मधारय को समझना होगा। तो कर्मधारय में नीलकमल जो है, ये हमारा कर्मधारय है, नीलकमल। नीलकमल कर्मधारय क्यों हुआ? क्योंकि काली टोपी या विशेषण है, मतलब विशेषण और विशेष के मेल को हम कहते हैं कर्मधारय। तो नीलकमल दोनों तो भाई विशेषण है और विशेष बता रहा है, तो इसलिए कर्मधारय समास हो गया। चलिए, चौमासा क्या है? ये हमारा चौमासा क्या हो गया बताइए तो? चौमासा हमारा द्विगु समास हो गया। अब काली टोपी अगर बात करें तो बताइए क्या हो काली टोपी
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा और एक बात ध्यान दें हम भुला गए। काली टोपी भी कर्मधारय है, क्योंकि दोनों महत्व दे रहा है, विशेष और विशेषण का। नीलकमल भी, तो मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। मतलब ये छोड़कर ए और सी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि चौमासा जो है ये द्विगु समास है। ठीक है? चलिए ये बताना भूल गया था। 45 क्वेश्चन नंबर है कि नीलकंठ में जो है किस समास की योजना है? योजना बताना है कि नीलकंठ, नीलकंठ में कौन-सा समास है? तो नीलकंठ किसे बोलते हैं? हम शिव जी को बोलते हैं। अब शिव जी को बोलते हैं मतलब भगवान शिव को बोला जाता है, तो ये बहुब्रीहि होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो पद है प्रधान है, लेकिन इसमें क्या है तीसरे व्यक्ति का भी चर्चा हो रहा है। तो जैसे तीसरे व्यक्ति का चर्चा हो जाए, तो वो बहुब्रीहि समास में आ जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसमें कर्मधारय समास भी है, क्योंकि इसका पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। क्यों? क्योंकि नील है और नील है तो क्या है? कंठ नील है ना जी। दोनों हुआ ना, विशेष भी है, विशेषण भी है। कर्मधारय अगर बहुब्रीहि नहीं रहता ऑप्शन, तो हम कर्मधारय टिक लगा के चलाते। ठीक है? याद रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन रहे ना तो 1 से अधिक टिक लगा दीजिएगा। ये बात हम बता दे रहे हैं पहले। लेकिन 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, मान लीजिए 4 ही ऑप्शन और 1 से अधिक भी दे रहे तो नहीं भाई बहुब्रीहि ही टिक लगाइएगा। क्योंकि नीलकंठ का मतलब होता है शिव, भगवान शिव। तो उनकी सबसे महत्व आगे बहुब्रीहि का महत्व आएगा, उसके बाद कर्मधारय का। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही जो हैं एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन-सा है? बताइए। असंगत जिसका मैच कर ही नहीं रहा। बताइए 46 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास है। यही जो है आपका गड़बड़ है। यहीं पे आपका असंगत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास कैसे होगा जी? ये तो बात सही है ना? अगर आप किसी पे विश्वास अगर कर रहे हैं, तो अविश्वास कहलाएगा कि अंधा विश्वास कहलाएगा? यही ना अंधविश्वास होना चाहिए सही। तो बिना सोचे विचारे अगर किया गया विश्वास, अंधा विश्वास है। बिना सोचे विचारे कर लिए उस पे विश्वास। समझिए, बूझिए। तो इसलिए इंसान कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब तक उसे सोच विचार कर विश्वास करने से पहले उसे देखा कीजिए, अंधा विश्वास नहीं कीजिए। या 10 साल का संबंध हो या 4 साल का संबंध हो या 5 साल का। अगर लगे कि वो आपके योग्य नहीं है, तो उसे जहाँ जाना है जाने दीजिए। अन्यथा आज के युग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ गए? क्योंकि आजकल लोग डिप्रेशन में ज़्यादा हैं। इसलिए जहाँ है जाने दीजिए। आप पॉज़िटिव रहिए। आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए। लड़कियाँ लक्ष्य नहीं है, लड़के लक्ष्य नहीं हैं। लक्ष्य ये है कि आप कितने कर्म करते हैं, कितने धर्म की काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं और सबसे बड़ी बात कितना अपने लक्ष्य को पाते हैं। फिर तो लड़कियाँ, लड़के जिससे प्रेम है वो भी आपके पास आ जाएगा। नहीं है तो फिर तो समझिए वो आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं 47 ए आंसर होगा, ठीक है? 46 47 है महोत्सव का अर्थ है महोत्सव का अर्थ क्या होता है पता है? महोत्सव का मतलब है त्योहार। तो वो महान है जो उत्सव महान है जो उत्सव जिसे त्योहार बोलते हैं, है ना? चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द मतलब नदी का पर्यायवाची शब्द आगे आपको जानना है कि कौन-कौन है तभी तो बता पाइएगा नहीं है। तो इला का अर्थ होता है धरती, इसलिए इला आगे तो नहीं होगा, तो ये जान लीजिए यही तो नहीं है। नहीं तो तरंगिनी, तटनीय तटनीय क्यों? क्योंकि तट के नीचे क्या बहता है? पानी बहता है, इसलिए उपरोक्त में से अधिक होगा। और भी है नदी का, जिसमें आप बहुत फेमस हैं। बताइए तो कौन-कौन है? कमेंट कर सकते हैं तो करिए। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है लता का पर्यायवाची नहीं है। तो लता का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? तो हम बताएँगे भेक। भेक जो है लता का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि लता का पर्यायवाची जो होता है बलरी, बेल, लतिका, वेली ये सब होता है और भेक का मतलब होता है मेढक। तो मेढक हो ये है पर्यायवाची। मेढक का पर्यायवाची है भेक। लेकिन बेली, बल्ली ये प्रता प्रतान ये सब जो है लता का पर्यायवाची है। 50वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न बोलता है कि प्रवृत्ति प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम कीजिए मतलब इसका उल्टा शब्द बताना है, किसका? हमारा प्रवृत्ति का। तो प्रवृत्ति का अगर पूछे तो हम बताएँगे इसका निवृत्ति। निवृत्ति जो है इसका आपका आंसर सही होगा, 50 का ए आंसर सही होगा। चलिए और भी बातें करें हम लोग, तो 51 क्वेश्चन नंबर की बात करें निम्नलिखित में से मत्यर ठीक है? मर्त्य
मरते, सॉरी हम भी क्या बोलते हैं, 51 है मरते। मरते का विलोम होगा, तो मरते का विलोम क्या होगा? तो मरते का विलोम एक ही बात है, जान लीजिए, मतलब उल्टा। मरते मतलब मर रहे हो तो अमर हो जाओ भाई, तो अमर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर है कि सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? सिर पे सवार मतलब माथा पे बैठल है, क्या है? क्यों बैठे हो माथा पे? पीछे पड़ल है, भाग जाना है, मारने मतलब मरने-मारने पे उतारू है, मतलब सिर पर सवार मतलब क्या हुआ? बताइए। तो सिर पे सवार होना मतलब कि पीछे पड़ना, छोड़बे नहीं करेंगे हम तुम्हारा पीछा। जैसे नाक की बाल है वैसी ही ये भी है। नाक का बाल का मतलब अधिक प्रेम करना, अधिक प्रेम के चक्कर में छोड़बे नहीं करेगा। और सिर का सवार होना मतलब कि पीछे पड़ना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाने की बात होगी। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि धोखा देना, बेइज़्ज़ती करना, यही तो बात होती है। तो धोखा, समय पर धोखा देना या बेइज़्ज़ती करना, उपरोक्त में से सभी होना चाहिए क्योंकि दोनों है। बेइज़्ज़ती तो कर ही दिया, समय पर धोखा भी दे देगा तो उपरोक्त में से सही है। याद रखिएगा, कोई इंसान किसी को धोखा नहीं देता। वो परिस्थिति के अनुसार अपना बदलाव कर लेता है, इसलिए हम लोग को बुरा लगता है कि वो धोखा दे दिया, धोखा नहीं दिया है। वो अपनी कर्मों के हिसाब से, अपने फल के हिसाब से भगवान ने उसे तय किया था। इसलिए जब तक आपके था साथ था वो उतना उसका समय था। तो चला गया तो चल जाने दीजिएगा क्योंकि वो समय आपके साथ खत्म हो गया। ठीक है? तो वो धोखा नहीं बोलना है। किसी भी स्त्री, पुरुष या दोनों धोखा दे रहे हैं, वो शब्द नहीं बोलना है। समय था, परिस्थिति थी, चली गई। हो सकता है अब उसके साथ उसका कर्म, अब उसका कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाएगा और मेरा कर्म मेरा अच्छा बुरा बनाएगा। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, कर्तव्य पे ध्यान देंगे, नहीं कि कोई धोखा दिया तो इस पे ध्यान देंगे, नहीं दीजिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसको हम आप सभी के पास संदेश भेज रहा हूँ कि धोखा समझिएगा तो बुरा लगेगा ही। चला जाए तो समझिए समय वहीं पे समाप्त था उसके लिए, वो मेरे जीवन का उतना ही हिस्सा था, जाने दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि निकलने में समय लगता है, लेकिन अगर उसके बारे में पॉज़िटिव सोचिएगा तो निकल जाइएगा। कोई ऐसा नहीं है। उसे बुरा मानिए ही नहीं। पास्ट हमेशा याद रखिए, ये मैं बोलता हूँ। पास्ट है तभी सुधार है, ये जान लीजिए। अब बुरे पास्ट को भी अगर भूलना है तो पास्ट को याद रखना ही होगा, तभी आप सुधार कर सकते हैं। और जिसको जिस चीज़ से खतरा है, अगर आप उससे बचा रहे हैं, उसके बाद भी वो गलती कर रहा है, तो जाने दीजिए। उसको वही कर्म लिखा है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अंगूठा दिखाना तो हो गया। 54 क्वेश्चन नंबर है कि किसी भी वाक्य में जो है शब्दों के खाली जगह है में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ये सवाल अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग बता देना है। क्या बताना है? प्रयोग बताना है। चलिए, अगर 55 प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन-सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब संस्कृत शब्द नहीं है। तो पंक्ति है, सुक्ति है, शीत है कि रीत है? बताइए। अब इसमें से आंसर का जवाब दीजिए 55 का। तो रीत जो है हमारा तत्सम नहीं है क्योंकि ये संस्कृत शब्द नहीं है। 56 क्वेश्चन नंबर है, इसमें तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी शब्द कौन-सा है, जो कि संस्कृत का ही हिंदी बना है? वज्रंग, सुरंग या पक्वानम, पकवानन या मिष्ठान, ये सब तो संस्कृत शब्द आपको लग रहा है ना तत्सम शब्द। लेकिन बजरंग और सुरंग में बताइए कौन-सा शब्द नहीं लग रहा है? तो आपका बजरंग जो है, ये हमारे हनुमान जी बजरंग बली, है ना? बजरंग नाम हो सकता है, तो ये हमारा हिंदी शब्द है। तो 55 का क्या आंसर हुआ? तो हम जान गए। 56 का बताइए, ए होगा, याद रखिएगा। सुरंग है। चलिए 57 की बात करेंगे। 57 है मिठास शब्द है। मिठास शब्द बताइए। मिठास जैसे ही होगा तो वो भाववाचक में आएगा ना जी। मीठा मतलब भाव, स्वादिष्ट, क्या भाववाचक संज्ञा है ना मिठास? व्यक्तिवाचक थोड़ी हो जाएगा। ऐसे टिक लगा दीजिए। अब बताइए 58 क्वेश्चन नंबर महा महात्मय शब्द जो है, महात्मय, महात्मय शब्द का बताइए क्या होगा? तो महात्मय शब्द जो है हमारा जातिवाचक है, ये तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन हमें बताना है तो महात्मय शब्द का मतलब होता है गुण या महिमा का महत्व का बताना, महत्ता की बात करना। तो गुण या भावना की महत्ता मतलब भाववाचक संज्ञा। तो मिठास हो गए, महत्ता मतलब महत्व कैसे बताते हैं? उसका गुण की बात करते हैं, क्या महत्व है उसमें? 59 विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द बताइए। विशेषण से मतलब विशेषण मतलब विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषण से बनने वाला बहुवचन, जिसमें विशेषता भी हो और भाव भी हो। बताइए, तो हम बताएँगे बहुत अच्छे से। शिष्ट एक विशेषण है। शिष्ट एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है सभ्य और विनम्र, दोनों। तो याद रखिए ता प्रत्यय जोड़कर शिष्टता बन जाता है। याद रखिएगा तो यहाँ पे शिष्टता हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं 60वें प्रश्न। 60वां प्रश्न है कि रमेश, देखिए डैश है, यही पूछेगा। रमेश कल दिल्ली
जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए है। क्या है? कल जो है क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, कर्म है या संज्ञा है? बताइए। 60वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये क्रिया विशेषण है ना जी, कल जाएगा। कल मतलब क्रिया भी है, कल जाना है उसको, दिल्ली तो कल जाना है, लेकिन कल लग गया तो क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण का बात तो बता दिया। क्रिया के साथ विशेषण। 61 की बात करें, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो उत्तम पुरुष की बात करेंगे। उत्तम पुरुष जो है वो बहुवचन संबंध का कारक है। अर्थ है, याद रखिएगा। ये भी जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा। हमारा हमारा जो है ये 61 डी जो है हमारा सही है। उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, जिसकी हमारा हमारा मतलब सभी लोग आ जाएंगे। हमारा, है ना? चलिए 62 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित, पूर्ण रूप से पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण नहीं होना। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो होता है ये होता है इसमें है। क्यों? क्योंकि मैं आवश्यक कार्य से जो है जयपुर गया था। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था मतलब जयपुर गया ही था, पूर्ण भूतकाल है। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ या गया हूँ, जाऊँगा, ऐसा नहीं, गया था। समझ गए? अब आ गए कि नहीं आए हमको क्या पता, गया था, ये ध्यान दें। चलिए, चलिए। 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर है कि शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द पृथक कीजिए और गलत युग्म का चयन कीजिए। मतलब गलत चीज को बताइए कि गलत कौन सा है। तो इसमें हम नीरस में नी उपसर्ग नहीं है, याद रखिएगा। और रस मूल शब्द तथा नी उपसर्ग, ये जो है अगर विकल्प के अनुसार देखा जाए तो सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही जो है गलत है। नी प्लस रस, ऐसा कौन सा सही है? नहीं है। नी, ये वाला नी नहीं होगा, ये वाला नी होगा। नी प्लस रस होगा, ये सही होगा। क्लियर? चलिए, और सब सही है। 64 क्वेश्चन नंबर है कि एक से अधिक उपसर्गों में बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक से अधिक उपसर्गों से या उपसर्गों में बना शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। क्या अत्याचार गलत है? लिखा हुआ बताइए। बताएंगे। 64 का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधकचरा। अधक या अध कचरा, ये बोल दीजिए। तो अध कचरा ये तो सही नहीं है। अध कचरा क्या होता है जी? इसमें अध उपसर्ग का उपयोग हुआ है, लेकिन कचरा सिर्फ मूल्य शब्द है। जबकि अगर इसका देखा जाए असुरक्षित, ये सब सही शब्द है। अत्याचार में अति प्लस आचार अलग शब्द है। ठीक है, तो ये सब बटा हुआ, लेकिन अध कचरा में कुछ तो शब्द नहीं। 65 है, इस प्रत्यय से रहित शब्द बताइए। इस मतलब इस बता दो, ईए। 65 है, ईए प्रत्यय से रहित शब्द है। ये जिसमें नहीं लगा हो वो शब्द बताना है आपको। 65, तो ऑप्शन नंबर सी, माननीय, ये सही है। ठीक है, इसमें ये नहीं है, राष्ट्रीय है, भव भवदीय है, भारतीय है ना? ई प्रत्यय लगा हुआ है। 66, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? दान का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बताइए कौन में दान नहीं लगा हुआ है? ये भी वही बात है, ये जैसा। तो इसमें रक्तदान में दान का प्रयोग जो किया गया है, क्रिया जो किया गया है, क्रिया के रूप में किया गया है। तो रक्तदान क्रिया के रूप में है, नहीं कि खानदान, कलमदान, इत्रदान, ये सब तो है, लेकिन बी आंसर आपका नहीं है। 67 का कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये आर्द्रता, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है बता दीजिए। तो आर्द्रता ऐसे नहीं, आर्द्रता लिखाता है, ऊपर लग जाता है, इसलिए गड़बड़ हो गया। र का मात्रा ऊपर नहीं लगा। चलिए 68, किस विकल्प में जो है कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बताना है मतलब। तो हम इसमें आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कहाँ है? आध्यात्मिक देखिए, ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक और रात्रि ये जो है अशुद्ध है। इसमें गड़बड़ है, आध्यात्मिक कर दिया, आध्यात्मिक होना चाहिए ना, आ लगना चाहिए। और रात्रि में क्या गड़बड़ कर दिया बता दीजिए तो? तो रात्रि में गड़बड़ यही कर दिया कि रात्रि को इस तरफ से लिखना था। ई का मात्रा इधर से लगाना नहीं कि ई का मात्रा इधर से लगाना था, ठीक है? ये गड़बड़ हो गई। और भी हम स्पेशली इस पे पढ़ाएँगे क्योंकि समय व्यर्थ हो जाता है ना, इसलिए हम सिर्फ़ मॉक करवा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में मतलब कि सिर्फ़ उतना ही बताएँगे जितना संभव है, ज़्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो लंबा समय चला जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, डिटेल चाहता है तो कमेंट कीजिए, हम डिटेल भी पढ़ा देंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, डिटेल पढ़ाऊँगा तो याद करवाने का भी चैलेंज मैं ही देता हूँ। आपको किताब और कलम ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सुनने की ज़रूरत है, मैं वादा करता हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य बताइए। 69, 69 का आंसर का जवाब दीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है।
ठीक है? ये क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर है, ये सही है, शुद्ध वाक्य है। अगर मैं बात करूँ 70 प्रश्न कौन-सा शब्द जो वाक्य जो है शुद्ध है, कौन-सा वाक्य शुद्ध है बता दीजिए तो? तो वाक्य में शुद्धता अगर देखा जाए ना, तो हम डी बताएँगे, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों या कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो ये 70 प्रश्न आंसर सही हो गए। ये सेट नंबर खत्म हो गया, अब सेट नंबर 7 आएँगे, जो कि जल्द आएँगे। आप वेट करिए और इसका प्लेलिस्ट आपको लिखा हुआ है पीपीएससी प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश। तो जाके देखेंगे, अवश्य देखेंगे। कंटिन्यू बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, 10 सेट है, 10 खत्म होने वाले हैं। छठा ये खत्म हो गया है, 7वाँ आने वाला है।